कल्पना कीजिए एक छोटा सा देश जहां चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं, साल का बड़ा हिस्सा अंधेरे में बीतता है और जनसंख्या सिर्फ 55 लाख के आसपास है। लेकिन यही देश आज दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सुरक्षित और सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की, जहां हर नागरिक को मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा और बुढ़ापे में पेंशन मिलती है। और ये सब उस सरकारी फंड से संभव होता है जिसमें 1.9 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसा जमा है। लेकिन यह समृद्धि अचानक नहीं आई। इसके पीछे दूरदर्शी नीतियां, तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल और ऐसा सिस्टम है जो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं नॉर्वे की उस शानदार यात्रा के बारे में जिसने इसे दुनिया का सबसे समृद्ध और खुशहाल कल्याण राज्य बना दिया। चैप्टर 1, प्रारंभिक इतिहास और संसाधन। नॉर्वे की आज की तरक्की की शुरुआत उसके पुराने इतिहास से होती है। पहले यह डेनमार्क के अधीन था, लेकिन 1814 में आजादी मिली और फिर 1905 में स्वीडन से भी अलग होकर पूरी तरह स्वतंत्र देश बना। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। उस समय नॉर्वे की अर्थव्यवस्था खेती, लकड़ी और मछली पकड़ने पर टिकी थी। ज्यादातर लोग छोटे खेतों पर काम करते थे और सख्त मौसम में गुजारा मुश्किल होता था। देश का भूगोल भी कठिन था, जिससे विकास धीमा रहा और कई लोग बेहतर जीवन की तलाश में विदेश चले गए। शुरुआत में नॉर्वे के पास ज्यादा उद्योग नहीं थे और वह सिर्फ सीमित ऊर्जा और छोटे उद्योगों पर निर्भर था। चैप्टर 2, द्वितीय विश्व युद्ध और पुनर्निर्माण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्वे को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने उस पर हमला कर दिया और देश के राजा हैकॉन 7वें और सरकार को लंदन भागना पड़ा। लेकिन नॉर्वे के व्यापारिक जहाजों के बेड़े ने नार्ट्राशिप नाम की व्यवस्था के जरिए मित्र देशों की मदद की। युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में नॉर्वे ने बहुत तेजी से अपने देश का दोबारा निर्माण शुरू किया। सिर्फ 4 साल में उसने अपने पुराने स्तर से ज्यादा उत्पादन और घरों का निर्माण किया। 1949 तक उसका समुद्री व्यापार फिर से पूरी तरह शुरू हो गया और उद्योगों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। 1945 में श्रमिक दल की सरकार बनी, जिसे इनार गेरहार्ड सेन ने नेतृत्व दिया और उसने समाजवादी नीतियों को आगे बढ़ाया। 1957 से सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलना शुरू हुआ और 1967 में आमदनी के हिसाब से पेंशन योजना शुरू हुई। 1964 में एक नया कानून आया जिससे हर जरूरतमंद को गरीबी में मदद मिल सके। इस तरह युद्ध के बाद नॉर्वे ने सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देकर अपने देश की नींव को और मजबूत किया। चैप्टर 3, उत्तरी सागर में तेल की खोज। नॉर्वे के लिए सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 1960 के दशक में उसने अपने समुद्र वाले इलाके पर अपना अधिकार जताया और वहां तेल की खोज शुरू की। 1969 में फिलिप्स नाम की कंपनी ने उत्तरी सागर में इकोफिस्क नाम का एक बहुत बड़ा तेल क्षेत्र खोजा, जो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री तेल क्षेत्रों में से एक है। इस खोज ने नॉर्वे की किस्मत बदल दी। सरकार ने तुरंत तय किया कि जब भी कोई कंपनी तेल निकालेगी, उसमें सरकार की 50% हिस्सेदारी होगी। 1970 के दशक में गैस की खोज भी शुरू हो गई और 1971 में पहली बार तेल निकालकर विदेशों में बेचना शुरू किया गया। इन समुद्री तेल और गैस स्रोतों ने नॉर्वे को बहुत जल्दी अमीर बना दिया। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि सरकार ने यह पक्का किया कि इस दौलत का फायदा सिर्फ कंपनियों को नहीं, बल्कि देश की जनता को भी बराबरी से मिले। चैप्टर 4, स्टाटोइल से एक्विनोर तक, राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी। नॉर्वे ने जब तेल की खोज शुरू की तो सरकार ने खुद इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया ताकि देश की संपत्ति पर पूरा नियंत्रण बना रहे। 1962 में सरकार ने एक सरकारी तेल कंपनी बनाई जिसका नाम था स्टाटोइल्स और साथ ही एक रेगुलेटरी संस्था नॉर्वे पेट्रोलियम डायरेक्टरेट भी बनाई गई। स्टैटोनाल ने उत्तरी सागर में बड़े बड़े तेल क्षेत्रों में काम शुरू किया और 1974 में स्टैट्सजॉर्ड नाम के एक बड़े तेल क्षेत्र की खोज की। इसके बाद यह कंपनी नॉर्वे की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई। 2001 में इसे शेयर बाजार में लिस्ट किया गया, जिससे कुछ हिस्सा निजी निवेशकों को भी मिला। 2007 में एक और कंपनी नॉर्स्क हाइड्रो के साथ इसके तेल गैस सेक्टर का विलय हुआ, जिससे यह और भी बड़ी बन गई। 2018 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर एक्विनोर रख लिया ताकि साफ हो सके कि अब वो सिर्फ तेल पर नहीं
बल्कि स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पर भी ध्यान दे रही है। आज इक्विनोर पूरी दुनिया में 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है और तेल गैस के साथ साथ पवन ऊर्जा, कार्बन स्टोरेज और हाइड्रोजन जैसे भविष्य के विकल्पों में भी काम कर रही है। चैप्टर 5, तेल की आय से कल्याण निधि। नॉर्वे ने जब तेल और गैस से खूब कमाई शुरू की, तब उसने उस पैसे को फौरन खर्च करने की बजाय भविष्य के लिए बचाने का समझदारी भरा फैसला किया। 1990 में नॉर्वे की संसद ने एक विशेष फंड बनाया जिसे अब गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल कहा जाता है। इस फंड का मकसद यह था कि तेल और गैस से मिलने वाली सारी आमदनी इसमें जमा की जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी जा सके। 1996 में पहली बार इसमें पैसा जमा हुआ और तब से यह लगातार बढ़ता गया। 2019 तक यह फंड 10,000 अरब नॉर्वेजियन क्रोनर से ज्यादा हो गया और 2024 में 20,000 अरब क्रोनर पार कर गया। नॉर्वे सरकार इस फंड को विदेशों में शेयर बाजार, बॉन्ड्स और प्रॉपर्टी में निवेश करती है ताकि घरेलू बाजार में महंगाई न बढ़े। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी संपत्ति फंड बन चुका है, जिसमें करीब 1.9 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है। इससे होने वाली कमाई से नॉर्वे हर साल अपने देश के बजट में पैसा लगाता है, जैसे कि स्कूल, अस्पताल और पेंशन जैसी सुविधाओं में। इसे आप एक राष्ट्रीय पिगी बैंक कह सकते हैं, जो आने वाले कई दशकों तक नॉर्वे की जनता का भविष्य सुरक्षित रखेगा। चैप्टर 6, आर्थिक आंकड़े और जीवन स्तर। नॉर्वे की अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिनी जाती है। 2024 के अनुसार देश का कुल उत्पादन यानी जीडीपी लगभग 484 अरब डॉलर है और हर व्यक्ति की औसत सालाना कमाई करीब 86,810 डॉलर है, जो इसे प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल करता है। यहाँ बेरोजगारी बहुत कम है और ज्यादातर लोग अच्छी नौकरी और सुविधाओं का आनंद लेते हैं। गरीबी की दर भी बहुत कम है। नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक 0.97 है, जो दर्शाता है कि यहाँ लोग लंबी उम्र जीते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं और बेहतर जीवन जीते हैं। सरकार की आमदनी खर्च से ज्यादा होती है। 2023 में सरकार के पास कुल बजट का 13.2% सरप्लस था। इस देश की अर्थव्यवस्था एक अनोखे मॉडल पर चलती है, जहां व्यापार और पूंजीवाद की ताकत को समाजवाद जैसी सुविधाओं से संतुलित किया जाता है। चैप्टर 7, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। नॉर्वे की सामाजिक नीतियां लोगों की भलाई पर जोर देती हैं। यहाँ सभी नागरिकों को सरकारी खर्च से मिलने वाली हेल्थ केयर सुविधा मिलती है, जिसमें अस्पताल, दवाइयां और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं। इनका खर्च आमतौर पर टैक्स और नौकरी वालों के योगदान से चलता है। कुछ मामलों में इलाज के लिए थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर सेवाएं मुफ्त हैं। यहाँ लोगों की औसत उम्र 82.6 साल है और देश अपनी कुल आमदनी का लगभग 10% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। शिक्षा भी लगभग पूरी तरह मुफ्त है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। यहाँ स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होती है, जिससे उन्हें बेहतर ध्यान मिलता है और बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं। बच्चों की परवरिश को लेकर भी सरकार बहुत मदद करती है। माँ बाप को मिलाकर करीब 12 महीने की छुट्टी दी जाती है, जिसमें ज्यादातर समय पूरी सैलरी मिलती है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए पेंशन, बेरोजगारों के लिए भत्ता और विधवा विधुरों के लिए मदद जैसी कई योजनाएं भी हैं। इन सब सुविधाओं की वजह से नॉर्वे में लोगों का जीवन आसान, सुरक्षित और आरामदायक है। यहाँ कोई भी ज्यादा गरीब या असुरक्षित महसूस नहीं करता। चैप्टर 8, नॉर्डिक मॉडल, उच्च कर, व्यापक कल्याण। नॉर्वे की आर्थिक व्यवस्था को नॉर्डिक मॉडल कहा जाता है, जिसमें सरकार ज्यादा टैक्स वसूलती है, लेकिन बदले में लोगों को बहुत सारी सुविधाएं भी देती है। जैसे कि 2021 में नॉर्वे ने अपनी कुल कमाई का 42% टैक्स के रूप में इकट्ठा किया। यहाँ आमदनी पर टैक्स की सबसे ऊंची दर लगभग 38.2% है, जो सामान्य लोगों पर भी लागू होती है, जिससे अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम हो सके। इस वजह से नॉर्वे में सभी को बराबरी से सुविधाएं मिलती हैं और गरीबी बहुत कम है। OECD के अनुसार यहाँ आमदनी का बंटवारा काफी समान है। जीनी इंडेक्स सिर्फ 0.25 है, जो दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि नॉर्वे ने कमाई और व्यापार की आजादी और सभी के लिए सुविधाएं का सही संतुलन बना लिया है। चैप्टर 9, शासन, पारदर्शिता और राजनीतिक संस्कृति।
नॉर्वे की राजनीति बहुत साफ सुथरी, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक है। इसे दुनिया के सबसे अच्छे लोकतंत्रों में गिना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे का लोकतंत्र स्कोर 10 में से 9.87 था, जो दुनिया में सबसे ज्यादा था। इसका मतलब है कि यहाँ वोट देने की आजादी, निष्पक्ष अदालतें और खुलकर अपनी बात कहने का अधिकार बहुत मजबूत है। यहाँ के लोग अपनी सरकार पर भी भरोसा करते हैं। 2023 में 48% नागरिकों ने सरकार पर पूरा विश्वास जताया, जो बाकी देशों के औसत से काफी ज्यादा है। नॉर्वे में नेताओं के बीच आपसी सहयोग भी बहुत अच्छा है। तेल और पर्यावरण जैसे बड़े मुद्दों पर सभी राजनीतिक दल मिलकर फैसले लेते हैं। यही वजह है कि यहाँ की सरकार स्थिर रहती है और लंबे समय तक टिकाऊ नीतियां बना पाती है। नॉर्वे को दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में भी गिना जाता है। ये 2024 की रैंकिंग में 5वें स्थान पर था। कुल मिलाकर साफ नीति, एकजुट नेतृत्व और ईमानदार शासन ने नॉर्वे को एक मजबूत और स्थिर देश बना दिया है। चैप्टर 10, पूंजीवाद और समाजवाद का संतुलन। नॉर्वे ने पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक बेहतरीन संतुलन बना रखा है। यहाँ एक तरफ बाजार की आजादी है, यानी प्राइवेट कंपनियों और निवेशकों को खुलकर काम करने की छूट है, तो दूसरी तरफ सरकार भी कई अहम क्षेत्रों जैसे धातु और ऊर्जा में सक्रिय भूमिका निभाती है। खास बात यह है कि तेल और गैस से जो कमाई होती है, उसे सरकार ने जनता के नाम पर एक फंड में जमा किया है, न कि अपने खर्च बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। यह पैसा दुनिया भर के शेयर बाजारों में लगाया जाता है, ताकि देश की आर्थिक तरक्की एक ही दिशा में न जाए। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के क्षेत्र में नॉर्वे बहुत प्रतिस्पर्धी है, यानी यहाँ ऐसा सिस्टम है जो आम जनता को सुरक्षा देता है और साथ ही कारोबार को तरक्की करने का मौका भी देता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 11, वैश्विक सबक और निष्कर्ष। नॉर्वे की कामयाबी हमें एक बहुत जरूरी सीख देती है कि अगर किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन हो, तो उनका इस्तेमाल सिर्फ आज की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा सकता है। नॉर्वे ने तेल से मिलने वाले पैसे को तुरंत खर्च करने की बजाय एक फंड में बचाया, जिससे आज उसके नागरिकों को लगातार फायदे मिल रहे हैं। इस देश ने यह भी साबित किया कि अगर सरकार ईमानदार, पारदर्शी और जिम्मेदार हो, तो लोग ज्यादा टैक्स भी खुशी से देते हैं और उसका इस्तेमाल जनता की भलाई में हो सकता है। बाकी देशों के लिए नॉर्वे एक मिसाल है कि चाहे संसाधन हो या तकनीक, अगर आमदनी को समझदारी से और सभी के लिए खर्च किया जाए, तो समाज समृद्ध और खुशहाल बन सकता है। निष्पक्ष सरकार, सामाजिक एकता और दूरदर्शी योजनाओं ने नॉर्वे को दुनिया के सबसे बेहतरीन और संतुलित देशों में ला खड़ा किया है। तो दोस्तों, इतनी जबरदस्त जानकारी के बाद लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।